दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे साथ जुड़ी हुई हैं आरज़ू काज़मी साहब। खुशामदीद आरज़ू, शुक्रगुज़ार हैं। आपको बहुत अपने शुक्रिया। शो में महीनों बाद देख के बहुत अच्छा लग रहा है और ऑन एंड ऑफ आपकी बातें हम सुनते रहते थे, लेकिन जो हालात हैं वो तेज़ी से अगर हम अपने साउथ एशिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो बदल रहे हैं, मगर एक सतह पे वो बदल भी रहे हैं, एक सतह पे जूं के तू भी रहते हैं। अब मुझे पाकिस्तान में जो सब कुछ हो रहा है उसके कॉन्टेक्स्ट में एक शेर याद आ रहा है। हर रोज किसी शहर में होते हैं धमाके, रहती है मेरे देश में शब रात मुसलसल। हर रोज किसी शहर में होते हैं धमाके, रहती है मेरे देश में शब रात मुसलसल। तो आज जो ये फैसलाबाद के एक शायर थे बाबा अबीर अबू ज़री, मेरी उनसे मुलाकातें रहती थी। ये गालिबन 1999 में हम में ना रहे थे, बिछड़ गए हमसे। इन्होंने 93 में ये शेर कहा था। बिल्कुल। जब उन्होंने दुख से कहा था, उन्होंने कहा था कि हर रोज किसी शहर में धमाके होते हैं, तो लगता है कि मेरे देश में शब रात मुसलसल रहती है। आज 2026 में अगस्त के महीना में मैं जब भी कनाडा में बैठ के bbcurdu.com पे जाऊं, किसी भी सोशल मीडिया पे जाऊं, तो कोई ना कोई धमाके हो रहे होते हैं। खासतौर पर बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में सूरत हाल बहुत ख़राब है और कश्मीर में हालात बहुत ख़राब है और पाकिस्तान के पंजाब में, सिंध में, इवन कराची के महाजर इलाकों में तहरीक इंसाफ के लिए बहुत बड़ी सपोर्ट मौजूद है और वहाँ पे भी बेचैनियाँ पाई जाती हैं। तो इन हालात को आप वहाँ पे कैसे देखती हैं, जबकि अभी भी मोहसिन नकवी ने कहा है कि सिस्टम कोलैप्स कर चुका है। तो मैं चाहता हूँ कि आपकी कमेंट्री हमारे व्यूज सुने कि ये हालात बदकिस्मती से, हमें कोई खुशी नहीं, ऑनेस्टली बदकिस्मती से किस तरफ जा रहे हैं। सर, यहाँ पे मैं भी एक लाइन आपको सुनाना चाहूंगी, लेकिन खैर वो सॉन्ग है और वो नहीं है, मतलब सच शायरी नहीं है, लेकिन बहुत पुराना सॉन्ग है सर। आसमान पे है खुदा और जमीन पे हम, ब्लैक एंड व्हाइट मूवीज के जमाने का, और हालात आज भी वही है कि हो रही है लूट मार, फट रहे हैं बम। तो सर यही हालात हैं यहाँ पर। और इस वक्त कई लोग ये कहते हैं जी पाकिस्तान जो है वो ईरान और अमेरिका के बीच में जो है बड़ा पीस टॉक करवाई हमने, इस्लामाबाद में करवाई, फिर जी हम वहाँ पे स्विट्जरलैंड पहुंचे और अभी जेनेवा की भी बातें हो रही हैं, लेकिन हमारे यहाँ आधा पाकिस्तान जल रहा है, वो इनके कंट्रोल में नहीं है। अगर ये कहते हैं कि जी इन्होंने 40,000 ऑपरेशंस किए, तो फिर ये भी मान जाएं कि वो ऑपरेशंस जो है वो नाकाम हुए। और वो ऑपरेशंस कर किस पे रहे? अपने ही लोगों पे, अपने ही जिन्हें पाकिस्तानी कहते हैं। ये बलूचिस्तान के लोगों को भी जाहिर है कि अभी तक हमारे साथ ही है बलूचिस्तान, और चाहे बाकी किसी जगह हो रहा हो केपीके में, तो सब जगह पर अपने ही लोगों के ऊपर ऑपरेशन कर रहे हैं, अपने ही लोगों को मार डाल रहे हैं। और उसके बाद कहते हैं कि जो मिसिंग पर्सन्स के रिपोर्ट्स हुई हैं वो सिर्फ 210 हैं या 201 हैं, और उसके बाद इनका कहना है कि जो लोग दहशत गर्दी में या टेररिज्म में मारे जाते हैं ऑपरेशन में, वो भी अपना नाम मिसिंग पर्सन में लिखवा देते हैं। मतलब इतनी बेहिसी जो है वो शायद हैरती होती है देखकर लोगों को कि हम इतने बेहिस भी हो सकते हैं, हम इस लेवल पे भी जा सकते हैं कि हम अपने लोगों को टेररिस्ट बताना शुरू कर दें। और हमने कोई डेफिनेशन नहीं रखी हुई असल में टेररिज्म की। अगर कोई हमारे ऊपर ही आके हमें ही मारना शुरू कर दे तो वो टेररिस्ट है, लेकिन अगर वो कश्मीर भारत साइड चला जाए तो हम उसे फ्रीडम फाइटर गिनना शुरू कर देते हैं। तो ये चीजें जो हमने शुरू से रखी ना सर, वो ही हमारे इस वक्त गले पड़ गई हैं। इस वक्त बलूचिस्तान की हालत भी बहुत खराब है, और 1-1.5 साल पहले मौलाना फजलुर रहमान ने कहा था कि 7 डिस्ट्रिक्ट ऐसी हैं जो कि अलहदा होने बैठी हैं, और अगर यूएन में गई तो उनकी सुन भी ली जाएगी। अब वो नंबर कहीं ज्यादा बढ़ चुका है। और वहां पर तो ये कहा जाता है बलूचिस्तान में कि वहां पे पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसका कंट्रोल बिल्कुल खत्म हो चुका है। 2-4 जगह ही हैं दिन के वक्त जहाँ पे ये आ जा सकते हैं। हर वीक, अगर अब तो पाकिस्तानी चैनल्स नहीं देखते होंगे, लेकिन हर 10 दिन या समझे मंथ में 2 बार ये किसी ना किसी को लेकर बैठते हैं। कभी कोई लड़की होती है, कभी कोई मर्द होते हैं, और ये कहते हैं कि जी ये फलानी जगह फटने जा रहे थे, ये जी सुसाइड बॉम्बर है। और वो कहते हैं जी हमें जो है वो हमारा ब्रेन वॉश किया जा रहा है। अभी जो ISPR साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आई थी
उस उसमें उनका कहना ये था कि जी 300 के करीब जो बोगस सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं वो बीएलए के चल रहे हैं और इंडिया से ऑपरेट हो रहे हैं। इस किस्म की बातें करके ये पता नहीं क्या साबित करना चाहते हैं कि भाई अगर आप 40,000 ऑपरेशंस कर रहे हैं तो ये आपसे ये चीज कंट्रोल क्यों नहीं हो रही। और दूसरा ये भी कोशिश कर रहे हैं कि ये किसी ना किसी बहाने एक बार फिर पाकिस्तान का सोशल मीडिया बंद कर दें, जो एक जमाने में था भी और हम लोग वीपीएन लगा लगा के हमारे फोन खराब हो गए थे सबके। तो इन्होंने उस तरफ भी जा रहे हैं क्योंकि अब पब्लिक बोल रही है, पब्लिक अब बात कर रही है, पब्लिक इनको बहुत टफ टाइम दे रही है। और अब ऐसा नहीं है कि कोई बोगस वोट सॉरी बोगस अकाउंट बना के या फेक अकाउंट से कोई कह रहा है। लोग खुल्लम खुल्ला ओरिजिनल अकाउंट से इनकी ऐसी तैसी करके दे रहे हैं और इनको बहुत सुना रहे हैं और इसी से ये घबरा गए मुझे लगता है। जी, आपने कहा कि ये इससे घबरा गए हैं, तो मोहसिन नकवी ने पता नहीं घबरा के बात की है या पैगाम दिया है पाकिस्तान के सियासतदानों को कि जी ये सिस्टम कोलैप्स हो गया है। जब मैंने उनका वो वीडियो देखा तो मुझे यूं शक पड़ा कि जैसे मार्शल लॉ लगने जा रहा है। खैर पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगाने की भी कोई ज़रूरत नहीं होती, इसलिए कि फ़ौज के मातहत ही सारा काम चल रहा है। और मोहसिन नकवी के बारे में यही तासर पाकिस्तान में पाया जाता है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के आदमी हैं। अब इसमें मेरा ये प्रॉब्लम नहीं है कि कौन इस्टेब्लिशमेंट का है या कौन इस्टेब्लिशमेंट का नहीं है, सारे के सारे ही हैं इनडायरेक्टली। इट डजंट मैटर टू मी। व्हाट मैटर्स टू मी कि उनको ये इल्हाम कैसे हुआ एकदम से कि सिस्टम कोलैप्स कर चुका है। आपको और मुझे, हम जर्नलिस्टों को तो सारा साल से पता है, अंदाजा है कि सिस्टम कोलैप्स किया हुआ, तो उनको एकदम से इल्हाम क्यों होता है? सर पहली बात तो ये कि मोहसिन नकवी जो है ये पैराशूट से उतारे हुए मिनिस्टर्स हैं, इन्होंने कोई इलेक्शन नहीं जीता ये। और इस वक्त भी पार्लियामेंट के अंदर जितने लोग बैठे हुए हैं वो सबके सब आधे से ज्यादा जो है पैराशूट के जरिए ही पहुंचे हैं, चाहे वो मरियम नवाजी क्यों ना हो। और उसके बाद जो ये मोहसिन नकवी साहब ने कहा है, जहां तक मैं समझ पाई हूँ या मे बी आई एम रॉन्ग, लेकिन ये कि उनके जरिए ये पैगाम शायद पब्लिक तक पहुंचाया गया है कि बस अब ये लोग जाने वाले हैं और ये सिस्टम को लपेट दिया जाएगा। और अगर लपेट दिया जाएगा तो कोई दूसरा सिस्टम लाया जाएगा, तो दूसरा सिस्टम तो जाहिर है फिर वही डिक्टेटरशिप ही आ जाती है कि आप सदारती निजाम ले आएंगे। और जो पहले भी बात हो रही थी, एक बार ये भी कहा गया था, आपको याद होगा कि कहते थे जी टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट लेकर आएंगे। और वो टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट जो है वो कई साल चलेगी, कोई इलेक्शन नहीं होगा, कुछ पूछगछ नहीं होगी और ये लोग जो है ये 8 से 10 साल तक इनको रखेंगे। अब वो टेक्नोक्रेट कौन होंगे, वो भी इनकी मर्जी के लोग होंगे। तो इस किस्म की बातें तो हम काफी अरसे से सुन रहे थे कि ये सिस्टम को बिल्कुल खत्म करके और ये टेक्नोक्रेट को लाने की तैयारी की जा रही है। और उसमें ऑफ कोर्स वो जो फील्ड मार्शल साहब हैं उनको कह देंगे कि सदर बन जाएं, मोहसिन नकवी को प्राइम मिनिस्टर बनने का शौक है वो हो जाएंगे। लेकिन इस तमाम में उनका बिलावल भुट्टो का क्या होगा। और जरदारी साहब तो कई बार कह चुके हैं कि वो चाहते हैं कि उनकी जिंदगी में वो अपने बेटे को प्राइम मिनिस्टर बना हुआ देखें, क्योंकि उनके नाना थे पहले फॉरेन मिनिस्टर और फिर प्राइम मिनिस्टर, और इसी लाइन पे वो उनको बिलावल को भी देखना चाहते हैं। तो यहाँ पे जाके जरा इनका मामला खराब हो गया है कि मुझे लगता है जरदारी साहब तैयार नहीं हो रहे। वरना शहबाज शरीफ साहब को तो वो कुछ भी कहेंगे, अगर उनको अभी कहा कि चले जाओ तो अभी बैक पैक करके वो निकल जाएंगे। लेकिन ये जरूर है कि शहबाज शरीफ साहब को हटाए जाने की खबरें हैं बहुत तरफ, और इस बार बहुत स्ट्रांगली जो है वो हर तरफ बात की जा रही है कि शहबाज शरीफ साहब की जो प्राइम मिनिस्टरशिप है वो जाती हुई नजर आ रही है। अब क्या सिर्फ उन्हीं को रिप्लेस किया जाएगा या जाहिर है कि बिलावल साहब की ख्वाहिश को भी पूरा करना जरूरी है इनके लिए, तो क्या उनको लाकर और उसके बाद 2 साल जो रह गए हैं गवर्नमेंट के वो पूरे करके फिर ये कुछ करेंगे। लेकिन बहरहाल उसके फौरन बाद ही जो है वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने साफ इनकार कर दिया। और जो आईएसपीआर साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आई थी उसमें भी उन्होंने कहा कि जी उनकी जाती राय है। हालांकि उनकी जाती राय नहीं है, ये उनको कहा गया होगा कि आपने ये बात करनी है। लोगों की कभी भी जाती राय नहीं होती है। कई बार ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं इनके मेंबर्स भी कोई स्टेटमेंट दे देते हैं और अगर वो उल्टा पड़ जाए तो ये फौरन कह देते हैं जी हमने तो नहीं कहा, वो तो अपने आप ही बोल रहे हैं। इस किस्म की बातें की जाती हैं और यही चीज इस वक्त लग रही है कि जो कुछ मोहसिन नकवी ने कहा है ये लोगों का शायद रिएक्शन देखना चाह रहे थे, जो कि बहुत ही इनके हिसाब से खराब आया। लोगों ने बिल्कुल इस चीज को रिजेक्ट कर दिया और कहा सबसे पहले तो मोहसिन नकवी खुद रिजाइन कर दें, चेयरमैनशिप से भी रिजाइन कर दें क्रिकेट की और साथ ही मिनिस्ट्री से भी रिजाइन कर दें। तो उनको लगा कि बिल्कुल जो बाकी की पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने भी उस चीज को वेलकम नहीं किया और पब्लिक ने भी नहीं किया, तो इन्होंने कह दिया जो मोहसिन नकवी ऐसे खुद ही बोल रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ इस किस्म की कंफ्यूजन है।
جی دیکھیے بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں سسٹم کولیپس کر چکا ہے. اب سسٹم کولیپس کر چکا ہے تو جو اس کی ریپلیسمنٹ ہے اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. چہرے بدلنے سے تو سسٹم نے بحال نہیں ہونا. سسٹم تو سسٹم کے بدلنے سے بحال ہوگا. جب تک سسٹم کو یہ ٹھیک نہیں کریں گے. اب پاکستان کے سسٹم کے اس وقت جو کولیپس ہونے کے بڑے سمبلز ہیں, اکنامک کولیپس. اچھا یہ کوئی نیا کولیپس نہیں ہے, یہ چلا آ رہا ہے سال ہر سال سے, لیکن اب واقعی وہ اپنی انتہاؤں کو چھو رہا ہے. آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال شہباز شریف نے کہا تھا میں اور فیلڈ مارشل بھیک مانگنے کے لیے کئی ملکوں کے پاس جاتے ہیں اور ہمیں بڑی شرم ہوتی کا سامنا کرنا پڑتا. اچھا ان کو شرم کا بائی دا وے کوئی سامنا نہیں کرنا پڑتا, کافی ڈیٹ ہو چکے ہوئے ہیں, چونکہ جتنی بھیک ملتی ہے یہ اپنی جیبوں میں ہی کچھ نہ کچھ اس کا حصہ ڈال لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا یہ مسئلہ. دوسرا معاملہ جو وہ سسٹم کے فیل ہونے کی بات کرتے ہیں, اکنامک فیلئر کے ساتھ ساتھ جو سیکیورٹی فیلئر وہ پہلے بھی تھا مگر اب تو اپنی انتہاؤں کو چھو رہا ہے. خود محسن نقوی نے اپنی اسی سپیچ میں کہا جی کہ جو ہمیں پیسہ ہم اکٹھا کرتے ہیں وہ قرضوں کو واپسی, یعنی قرضوں کی جو سود ہے, جو ان کا انٹرسٹ ہے, اس کی واپسی پہ چلا جاتا ہے. اور انہوں نے کہا کہ ایسے تو آپ 10 سال بعد بھی یہاں آئیں گے تو ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہوں گے. اچھا میں تو دیکھیے فارمر پاکستانی ہونے کے ناطے دیکھ رہا ہوں کہ یہ تو میں تو اپنی آنکھوں سے کوئی 45-50 سالوں سے جب سے ہوش سنبھالا ہے یہی دیکھ رہا ہوں, آپ بھی شاید وہی دیکھ رہی ہیں. تو سسٹم کولیپس ہو گیا. اب وہاں پہ دھماکے ہو رہے ہیں. جس شعر سے میں نے بات چیت شروع کی بابا ابیر ابوذری کے, رہتی ہے میرے دیش میں شب رات مسلسل, ہر روز کسی شہر میں ہوتے ہیں دھماکے. تو یہ شب رات والا بدقسمتی سے معاملہ بنا ہوا. تو مجھے یہ بتائیے کہ اس وقت بھی جب میں آج 3 اگست کو آپ کے ساتھ بات چیت ریکارڈ کر رہا ہوں, بلوچستان پہ ایک اٹیک ہوا, 2 اگست کو بھی اٹیک ہوا, 1 اگست کو بھی اٹیک ہوا, 31 جولائی کو بھی اٹیک ہوا, اور یہی معاملات 1-2 دن کے فرق کے ساتھ آلموسٹ ہر دوسرے روز چلیے خیبر پختونخوا میں ہو رہے ہیں. کشمیری بے چین ہے. تو یہ جو سسٹم کا کولیپس ہے, ایک انٹیریئر منسٹر کو جس کا کام ہی لا اینڈ آرڈر کا خیال رکھنا ہے, اور اس کی آرمی کے سپوکس پرسن کو جو آپ نے اور میں نے پریس بریفنگ ان کی سنی, ان کو یہ جو کولیپس ہے یہ نظر نہیں آتا. سر دیکھیں, سب سے پہلے تو محسن نقوی کو یہ بتانا چاہیے تھا کہ جو سسٹم کولیپس کر گیا ہے وہ کس کی وجہ سے کر گیا ہے, اس کا بھی تو بتاتے نا. وہ جب آپ کی ملٹری ہر چیز میں دخل دے گی, جب آپ کی ملٹری اکانومی بھی دیکھے گی, اس کے بعد فورن پالیسی بھی دیکھے گی, اگر ٹرمپ سے ملنا ہے تو یہاں سے فوج کا کوئی نہ کوئی جائے گا, اگر کسی اور کنٹری سے کوئی فورن منسٹر آ رہا ہے تو اس سے ملنے کے لیے بھی فوج کے لوگ آئیں گے, اور جو سویلین گورنمنٹ کے نمائندے ہیں چاہے وہ پرائم منسٹر ہوں یا کوئی بھی ہو, ان کو کارنر کر دیا جائے گا. تو پھر سسٹم نے تو کولیپس کرنا ہی ہے. اور دوسری بات, محسن نقوی جہاں کھڑے ہو کے بات کر رہے تھے, آپ نے ہو سکتا ہے نوٹس کیا, اور اگر نہیں کیا تو وہ ان کی کلپ دوبارہ دیکھیے گا. محسن نقوی کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان کا سسٹم کولیپس کر گیا ہے. لوگ تالیاں بجا رہے ہیں وہاں بیٹھے ہوئے. تو میں بھی حیران ہوئی, میں نے کہا بھائی یہ کون لوگ ہیں جو سسٹم کولیپس ہو جانے پہ وہ بتا رہے تھے یہ تالیاں کیوں بجا رہے ہیں. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اگر ایسے ہی چلتا رہا تو ہم 10 سال بعد بھی یہی ہوں گے. وہ جو سامنے لوگ بیٹھے تھے انہوں نے پھر تالیاں بجائیں. میں نے باقاعدہ اپنی ویڈیو میں کہا ہے, کل یا پرسوں لگائی تھی جس دن ان کی پریس کانفرنس تھی ان کی محسن نقوی کی, میں نے کہا بھائی یہ تالی کیوں بجا رہے ہیں, اتنے تو ڈم لوگوں سے یہ بات کر رہے تھے. اور یہی حال جو ہے وہ ISPR صاحب کا تھا کہ انہوں نے سامنے جو آڈینس بٹھا رکھی تھی, جو میڈیا بٹھا رکھا تھا, اس میڈیا نے ان سے ایک ٹیڑھا سوال نہیں کیا. وہ صرف یہی بات کرتے رہے کہ ہاں جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں, ہاں جی آپ ایسا کہہ رہے ہیں. ان سے کہتے کہ بھائی یہ جو 40,000 آپریشنز آپ نے کیے ہیں ہمارے جیسے لوگوں کے ٹیکس کے پیسے سے جو آپ خرچہ کرتے ہیں اپنا, تو اس کا ریزلٹ کیا نکل رہا ہے. بار بار اگر فیلئر ہو رہا ہے تو مان جائیے نا کہ فیلئر ہے. اور جو انہوں نے کہا کہ نہیں ہم تو بات نہیں کریں گے, ہم کسی سے ڈائلاگ نہیں کریں گے, ہم نہ تو TTP سے بات کریں گے, نہ BLA سے بات کریں گے, نہ کسی سے بات کریں گے, نہ کشمیریوں سے بات کریں گے. یہاں تک کہ ڈیفنس منسٹر اور باقی لوگوں نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ کشمیر کے لوگ جو پروٹیسٹ کر رہے ہیں ان کو ہم دشمن سمجھتے ہیں, اور یہ ویسے ہی ہیں جیسے بھارت ہے ہمارا دشمن. تو پھر اگر آپ ایران اور امریکہ کے بیچ میں آپ بات کروا رہے ہیں جو کہ ایک دوسرے کے اوپر میزائلز کے مطلب ایک حملے کر رہے ہیں, اٹیک ہو رہے ہیں اتنی بری طرح سے, وہاں تو آپ کے بہت بنے ہوئے کہ جی ہم نے تو یہاں پہ نوبل پیس پرائز لے لینا ہے. اور اپنے ملک میں آدھا ملک آپ کا اس وقت جل رہا ہے, آدھے ملک میں آپ کے اس وقت لڑائی جھگڑے چل رہے ہیں. اور دوسری جو یہ کہتے DG ISPR صاحب کے بلوچستان میں تو کچھ بھی نہیں ہے, یہ تو ایسے ہی پروپیگنڈا کرتے ہیں. تو پھر وہ جعفر ایکسپریس کیا تھا, وہ بھی کوئی مذاق چل رہا تھا کیا؟
اور پھر اگر کچھ بھی نہیں ہو رہا بلوچستان میں اور یہاں پاکستان میں بیٹھے ہوئے لوگ، پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے لوگ پروپیگنڈا کر رہے ہیں، تو پھر وہ 40,000 آپریشن انہوں نے کیوں کیے؟ اس کا تو مطلب ہے کچھ نہیں ہے، تو پھر آپریشنز بھی نہیں ہونے چاہیے تھے. یہ اپنی ہی کہی ہوئی بات کو اپنی ہی بات سے جسے کہتے ہیں غلط ثابت کر دیتے ہیں. میں نے تو یہ تک ایک شو میں کہا کہ ان کو چاہیے ریکارڈنگ کیا کرے، لائیو نہ آیا کرے، اس لیے کہ جس قسم کی بونگیاں سوری ٹو سے یہ مارتے ہیں، اس کے بعد ان کو ایڈٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہوگی اپنی تقریر کو. جی آپ نے بالکل صحیح نوٹ کیا، میں نے بھی اس بات کو نوٹ کیا کہ جب انہوں نے کہا سسٹم کولیپس کر گیا تو لوگوں نے تالیاں بجائیں. بڑے اچھے نقطہ کی طرف آپ نے ہماری توجہ مبذول کرائی کہ میں اور آپ کہوں کہ میں جی کولیپس کر چکا ہوں، آپ تالیاں بجائیں، تو کتنی وہ فنی بات ہوگی. اور پھر وہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ سسٹم اور برباد ہوگا، 10 سال بعد بھی ہم یہاں پہ ہی کھڑے رہیں گے، تب بھی لوگوں نے تالیاں دی کہ بھئی یہ کمال کی بات کر دی ہے محسن نقوی نے. یعنی کمال کی بات ہے واقعی. مجھے تو لگتا ہے کہ آوے کا آگا بگڑا ہوا ہے آنیسٹلی، کہ آپ کہتے ہیں جی کہ ہم کولیپس کر رہے ہیں، لوگ کہتے ہیں جی بہت کمال کی بات ہے، تالیاں بجا رہے ہیں. آپ کہتے ہیں جی کہ ہم 10 سال بعد بھی فردر مزید کولیپس کریں گے، یہی کہ یہی کھڑے ہوں گے، تو بھی لوگ تالیاں بجا رہے ہیں. جی بڑی کمال کی میرا تو سر ہنس خیال خراب ہو گیا، میں نے کہا یہ تالیاں کیوں بجا رہے، مجھے یہ نہیں سمجھ آئی. اچھا پھر تالیاں بجانے کی بات ہے تو میں وہ ان کی پریس کانفرنس یا پریس بریفنگ سن رہا تھا جو ہمارے تو نہیں مطلب پاکستان کے جو فیلڈ مارشل کے ریپرزینٹیٹیو ہیں اور آرمی کے ریپرزینٹیٹیو ہیں، جنرل چودھری شریف صاحب کی. اب میں ان کی باتیں سن کے نا، وہ ایک کامیڈی شو میرے لیے ہوتا ہے جب بھی ان کی، تو میں تالیاں بجاتا ہوں کہ بھائی چلیے ذرا صحت خراب ہے تو مگر ان کی باتوں میں اتنی کامیڈی ہے کہ اس کامیڈی پہ خوش ہونا چاہیے. مگر اس کامیڈی میں وہ یہ کہتے ہیں کہ طالبان کو وہ کافر قرار دیتے ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں جی کہ طالبان نے کہا تھا کہ ہمارا ڈی این اے بھارت کے ساتھ ملتا ہے، وہ کہتے ہیں جی کہ بھارتی ان کے باپ ہے تو یہ کافر سے مل رہا ہے. اچھا یہ وہی طالبان ہے جن کے ساتھ انہوں نے 30-35 سال مل کے پلاننگ کی ہے. اب وہی طالبان جب ان کی بات نہیں سن رہے تو وہ ایک دم سے کافر ہو گئے. اب ساتھ ہی ان کی یہ ہوتا ہے جی کہ ہم بھارت کے ساتھ دوستی کرنا چاہتے ہیں، بھارت نے ہمارے اوپر پانی بند کر دیا ہے، ہمارے ساتھ غلط سلوک کرتا ہے. تو ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو طالبان ہے یہ کفار کے ساتھ دوستیاں کر رہے ہیں، تو یہ مسلمان نہیں ہے، یہ ہم میں سے نہیں ہے. تو اس دیش کے ساتھ، یعنی دو ان کے ایسے ہمسائے جن کے ساتھ ان کے شدید مسائل ہیں، ایک افغانستان ایک بھارت، اور ان کے اپنے حالات پاکستان کے اتنے خراب ہیں کہ یہ افورڈ ہی نہیں کرتے مزید دشمنی، مگر یہ مزید دشمنی اور نفرت کو مزید آگے پھیلا رہے ہیں. ایک طرف ان کا منسٹر کہتا ہے جی کہ وہ کولیپس ہو چکا ہے، اور اس کو بھی یہ انڈورس کرتے ہیں اپنی پریس کانفرنس میں مسٹر چودھری شریف کہ ہاں واقعی کولیپس کر چکا ہوں. پھر کولیپس کر چکنے کو ماننے کے باوجود یہ اپنے ہمسایوں کے بارے میں اتنی گھٹیا لینگویج استعمال کر رہے ہیں. تو ان معاملات کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ دیکھیے سر، ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آخر یہ ہینڈل کریں یا مینج کریں تو کیسے کریں. افغانستان کو تو انہوں نے سوچا تھا کہ شاید ان کے ساتھ ہی رہے گا اور 5واں صوبہ بنا دیں گے، ایسا کر دیں گے ویسا کر دیں گے، وہ سب کچھ تو ہوا نہیں. تو اب انہوں نے یہ نیا طریقہ نکالا ہے کہ اب یہ شروع ہو جاتے ہیں کہ جی وہ انہوں نے کہہ دیا کہ جی ڈی این اے کے، تو بھائی انہوں نے اگر کہا ہے تو آپ کو کیا پرابلم ہے؟ ویسے تو یہ کہنا تو ہمارا بنتا ہے، اس لیے کہ ہمارا ڈی این اے بھارتی ہے اور اس سے تو ہم انکار نہیں کر سکتے. بلکہ یہاں پر مجھے وہ سلمان رشید صاحب کا یاد آ رہا ہے، وہ میرے شو میں ہی کہہ کر گئے تھے، میں نے وہ کلپ کئی بار ان کے شو میں سے نکال کر استعمال بھی کیا ہے، جس میں میں نے ان سے کہا کہ بہت سے پاکستانی کہتے ہیں کہ جی ان کا ڈی این اے انڈین نہیں ہے. تو سلمان سر کہنے لگے پھر ان کی دادی کسی کے ساتھ نس گئی ہوگی. وہ تو جیسے بات کرتے کہتے پھر وہ چیک کر لے اپنی دادی کو، کہتے ورنہ تو 99% لوگوں کا جو ڈی این اے ہے وہ بھارتی ہی ہے، آپ اس سے کیسے انکار کر سکتے ہیں اور کیوں انکار کرتے ہیں؟ مجھے تو یہ بھی سمجھ نہیں آتی کہ اس میں آپ کی کیا بے عزتی ہو رہی ہے. تو لوگ نہیں مانتے اس بات کو، اور یہی انہوں نے بھی یہاں پر کہ جی افغانستان کا جو ڈیلیگیشن گیا تھا انہوں نے بھارت میں جا کے کہہ دیا کہ ہمارا ڈی این اے انڈین ہے، تو ان کو کیوں برا لگ رہا ہے؟ اصل میں ہماری یہ جو پالیسی ہے نا کہ جس کی بھارت سے دوستی ہوگی اس کی ہمارے ساتھ نہیں ہو سکتی، یہ غلط پالیسی لے کر ہم برسوں سے چلتے چلے آ رہے ہیں. بنگلہ دیش کی جب بھارت کے ساتھ بات چیت تھی تو ہم بالکل بات نہیں کرتے تھے، 50 سال ہم نے نہ فلائٹس رکھی، نہ کوئی اور ٹریڈ کیا، نہ بات چیت کی، اور جیسے ہی
वो गवर्नमेंट हटी बांग्लादेश की, शेख हसीना की, तो हमें फौरन ही लाड आने लग गया बांग्लादेश पे। और यही हाल इस वक्त अफगानिस्तान का, क्योंकि हमारा ख्याल था कि ये लोग सब कुछ हमसे पूछ कर करेंगे, और हमारी अगर किसी से दुश्मनी होगी तो ये उधर बात नहीं करेंगे। दुनिया से नहीं चलती, दुनिया अपने हिसाब से चलती है सर, हर एक अपने बेनिफिट्स देखता है, और कंट्री टू कंट्री बेनिफिट्स होते हैं। उन्होंने कोई रिश्तेदारियां तो करनी नहीं है, और ना ही कोई ऐसी बात है। तो अफगानिस्तान को वहां पे लग रहा था कि फायदा, अब यहाँ पर इन्होंने क्योंकि बॉर्डर बंद कर दिया है, और हर तरफ से भारत से भी बॉर्डर बंद है, ट्रेड नहीं हो रही, और अफगानिस्तान ने खुद बॉर्डर बंद कर दिया, तो यहाँ पर जो चीजें अफगानिस्तान से आती थी उनकी प्राइस बेतहाशा हाई हो चुकी है। मैं वेजिटेबल्स की और फ्रूट्स की बात कर रही हूँ, कि चाहे आप टमाटर लेने जाएं, बोल तो वो बहुत कम मिलता है, और अगर जो मिलता है तो वो भी 400 रुपए किलो और 600 रुपए किलो। वो हालत करके इन्होंने रखी है। जो आम आदमी है वो 48% के करीब लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे जा चुके हैं पाकिस्तान में। उनकी हालत खराब से खराब होती चली जा रही है। वो जो मिडिल क्लास थी वो तो ऑलमोस्ट खत्म ही हो गई है, और बाकी जो लोअर क्लास रह गई है उसके लिए जीना मुश्किल हो गया है। मैं एक जगह कोई क्लिप भी देख रही थी, किसी का कोई इंटरव्यू कर रहा था कोई किसी आदमी का, तो वो कह रहा था कि मैं रात को घर अपने देर में जाता हूँ ताकि मेरे बच्चे सो गए हों, क्योंकि अगर मैं जल्दी जाऊंगा तो मुझसे आम खाने के लिए कह रहे हैं, और मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। तो जिस कंट्री में हालत यहाँ पहुंच गई, और बाकी जो गवर्नमेंट में बैठे हुए, ये तो वही वाली पार्टी है ना कि ये बोलेंगे कि अच्छा तुम्हारे पास रोटी नहीं है तो केक खा लो, तो इन्हें तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो ये जो 15-20% लोग हैं जो गवर्नमेंट चला रहे हैं, या गवर्नमेंट ला रहे ले जा रहे हैं, या गवर्नमेंट में बैठे हैं, इनको तो एहसास ही नहीं है कि आम आदमी की जिंदगी कितनी मुश्किल हो गई है। यहाँ पे इन्होंने कश्मीर में कितने ही लोग मार डाले, कहीं से कोई आवाज नहीं उठेगी, कुछ नहीं होगा, कोई पूछने वाला नहीं है, ये इनको मालूम है। बलूचिस्तान में इन्होंने कितने ही लोगों को गायब कर दिया, कितने लोगों को मार डाला, किसी ने नहीं पूछा इनसे। थोड़ा बहुत इंडियन मीडिया बोलता है, उसको ये कह देते हैं नहीं प्रोपेगेंडा कर रहा है, लेकिन अब तो यहाँ का के लोग भी बोलने लग गए हैं। लेकिन इनको लगता है कि जब तक ट्रम्प का आशीर्वाद है इनके सर के ऊपर, ट्रम्प जब तक कह रहा है कि जी पाकिस्तान की तारीफें कर रहे हैं, या कह रहे हैं उन्हें पाकिस्तान से काम है, तब तक इनका कुछ कोई बिगाड़ नहीं सकता। और जिस वक्त इनको लगेगा कि कुछ बिगड़ने लगा है, तो इनके बैग तैयार होंगे, इनकी फ्लाइट्स तैयार होंगी, सब लोग, कोई लंदन चला जाएगा, कोई कहीं चला जाएगा, 2-4 तो हो सकता है आपके पड़ोस में आ जाए। तो सर यहाँ तो इनको मालूम है कि कुछ नहीं होने वाला। पाकिस्तान में इंसान की जान की कोई कीमत नहीं है। ये 200 बंदा मार दें, क्या ये 500 भी मार दें तो इन्हें कोई नहीं पूछेगा, और ना ही ये मानेंगे। ये तो फिगर ही गलत देते हैं। वो तो वहां के लोग जो कश्मीर के हैं, उन्होंने इस बार जो है बहुत हिम्मत दिखाई। वो बाहर आए, उन्होंने वीडियोस बनाई, उन्होंने मेरे समेत कई जो जर्नलिस्ट है उनको वहां से व्हाट्सएप पे जो है वो वीडियोस फॉरवर्ड की हैं, बातें अपनी फॉरवर्ड की हैं। तो ये बातें इंटरनेशनल मीडिया तक गई। अल जजीरा ने जब इनकी रिपोर्टिंग की तो इन्होंने अल जजीरा बैन कर दिया। तो ऐसे तो काम इनका अब छुपने वाला नहीं है, जो हरकतें ये कर रहे हैं। लेकिन पता नहीं इनको क्या जोश चढ़ा है कि ये किसी तरीके से रुकने में नहीं आ रहे। और जो लोग ये समझते हैं कि इन्होंने ईरान और अमेरिका की बातचीत करवा दी, वो ये देख लेंगे जो लोग अपने ही लोगों से बात नहीं कर पा रहे, वो भला ईरान और अमेरिका की बात कैसे करवाएंगे। उन्होंने अगर बात की है तो अपनी मर्जी से की है, और वो करना चाहते थे ईरान और अमेरिका, इसलिए बात की है। वरना ये तो अपने लोगों से बात नहीं कर पा रहे, चाहे वो बीएलए हो, चाहे वो टीटीपी हो, चाहे वो कश्मीर के लोग हो, सबको ये टेररिस्ट बताते हैं, सबको कहते हैं। इसका तो मतलब है कि इमरान खान सही कहते थे कि पाकिस्तान में टेररिस्ट ही टेररिस्ट भरे हुए, तो आधी आबादी को तो इन्होंने वैसे ही डिक्लेयर कर दिया कि ये दहशतगर्द है। तो ये तो हाल है यहाँ का। जी, आखिर में मैं थोड़ा सा टच करूंगा इमरान खान के हवाले से, चूंकि ये कहते हैं सिस्टम फेल हो चुका है। जब इमरान खान पावर में थे तो आप और मैं कई शो किया करते थे, क्योंकि हम एक लंबे समय से शोज कर रहे हैं, तो हमने तब तनकीद की इमरान पे, और वो तनकीद करना जायज़ था हमारा, क्योंकि वो आर्मी की गोद में बैठे हुए थे। जब इमरान खान गए हैं जब से जेल में, तो शुरू में मेरा यही ख्याल था, मैं एतराफ़ करता हूँ, कि शायद कोई ना कोई डील हो जाएगी, वो शायद जेल को बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन रियलिटी ये है कि उन्होंने जेल को बर्दाश्त किया, अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे कायम रहे, इसीलिए डील नहीं हो पा रही। अब ये भी एक रियलिटी है कि इमरान खान की पार्टी के अंदर भी बहुत तोड़ फोड़ हो चुकी है। लेकिन मुझे यूँ लगता है, आप मुझे दुरुस्त कीजिएगा अगर मुझे सही नहीं दिख रहा, कि जैसे इसमें तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी का मामला कम है, जितना आर्मी और ये जो सरकार है, हाइब्रिड रजीम है, इनकी अनपॉपुलैरिटी का मामला है। लोग साफ कह रहे हैं कि भाई 3-3 बार आप बारियां ले चुके हो और आपकी हवस ही नहीं बढ़ती। अच्छा,
दूसरी तरफ इमरान खान की पार्टी में कोई बड़े लीडर नजर नहीं आते, मगर लोग चूंकि इनसे तंग हैं और उनकी उम्मीदें सिर्फ इमरान खान की अकेली जात से हैं। और बड़ा अजीबोगरीब फिनोमिना है वहां पे, हमें यूं लगता है कनाडा में बैठे हुए कि जैसे शायद 80-90% सपोर्ट इमरान की जात के साथ पाकिस्तान की अवाम की है, इसलिए कि ये कुछ पाकिस्तान की अवाम को रिलीफ नहीं दे सके, राहत नहीं दे सके। तो ये हमारी रीडिंग यहाँ बैठे हुए आपको दुरुस्त लगती है? आप इस एंगल को कैसे देखें? बिल्कुल सर, ऐसा ही है। महंगाई बढ़ गई है, फ्यूल प्राइस हो चाहे कुछ भी हो, चाहे बिजली के बिल हो, जो कि अभी 2-4 दिन में फिर बढ़ने वाले हैं क्योंकि IMF का इन पे दबाव है। तो इसलिए ये तमाम चीजें इनसे कंट्रोल नहीं हुई, तो ये एकदम से लोगों को समझ आ गई इनकी कि इनसे कुछ होने वाला नहीं है, ये सिर्फ अपनी बारियां ले रहे हैं। और करप्शन बहुत ज्यादा हुई है, यहाँ तक कि आप ये सोचें कि फैसल वाउडा जैसे लोग उठकर कह रहे हैं मरियम नवाज के लिए कि तुम्हारी फाइल तैयार है, मतलब करप्शन की फाइल तैयार है। तो अगर इस लेवल पे करप्शन हुई हैं और उनकी कई गवर्नमेंट के जो इस वक्त की जो हुकूमत है उसके मिनिस्टर्स और मिनिस्टर्स के आगे के जो छोटे मोटे होते हैं उनके चमचे, वो अगर उनकी प्रॉपर्टीज अचानक से बढ़ गई हैं और उन्होंने लंदन और कहाँ प्रॉपर्टीज खरीद ली हैं जिसमें मरियम औरंगजेब का नाम भी आ रहा है बार बार, तो ऐसे में पब्लिक जो है वो डेफिनेटली एक बार फिर मायूस हो गई है। और अब पब्लिक जो है वो बिल्कुल इनको ना तो टाइम देने को तैयार है, और वो कहते हैं भाई किसी को भी ले आओ, इनको हटा दो। तो अब हालात फिर वही हो गए कि जैसे पहले थे कि इनको हटा दो, बाकी जिसको मर्जी लाके बिठा दो। तो इस वजह से भी इनकी पॉपुलैरिटी जो है ना वो खत्म हो चुकी है। अब ये जबरदस्ती बैठे रहें तो और बात है, वरना इनको इस वक्त तक हट जाना चाहिए, खुद ही हट जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आरजू काज़मी साहिबा, हम जुड़े रहेंगे और आने वाले दिनों में जो पाकिस्तान के और साउथ एशिया के कॉम्प्लेक्स हालात हैं उस पर बातचीत करते रहेंगे और वील स्टे इन टच। थैंक यू वेरी मच आपके। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया सर आपने इनवाइट किया, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।